अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल इज़ बेसिकली अ लाइफ साइकिल ऑफ सेल, यानी कि किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और फिर सेल की डिवीज़न होती है। सो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड। सेल की डिवीज़न के लिए सेल को कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स से गुजरना पड़ता है, यानी कि कुछ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से सेल ग्रो करता है एंड देन इवेंचुअली डिवाइड होता है। तो कुछ स्टेजेस हैं सेल साइकिल के। साइकिल कहते हैं जहाँ पर जो चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी वहाँ से दोबारा उसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो इस प्रोसेस को हम साइक्लिक वे में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो सेल्स डिवाइड हो चुके हैं माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीज़न है जिसके अंदर पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, देन साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होने के बाद सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक सेल। देन दो डॉटर सेल्स जो हैं वो दोबारा से साइकिल का पार्ट बनते हैं, सेल साइकिल का पार्ट बनते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए सेल दोबारा से डिवाइड हो जाता है। तो दो डॉटर सेल्स हैं यहाँ पर, दोनों के लिए सेपरेट सेल साइकिल्स होंगे और एक सेल जो है वो G1 फेज़ से गुजरेगा और G1 फेज़ के अंदर सेल की ग्रोथ होगी, सेल्यूलर कंटेंट्स की ग्रोथ होगी। देन G1 फेज़ से सेल जो है वो S फेज़ में आएगा, S फेज़ के अंदर DNA की रेप्लिकेशन होगी। देन S फेज़ से G2 फेज़ में सेल जाएगा और G2 फेज़ के अंदर सेल जो है वो कम्प्लीटली रेडी होगा डिवीज़न के लिए। देन G2 फेज़ से माइटोसिस फेज़ में जाकर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। सो सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, एक है M फेज़ जिसे हम माइटोसिस फेज़ कहते हैं, या फिर नेक्स्ट मियोसिस डिवीज़न भी होगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो M फेज़ है एक, और सेकंड फेज़ जो है वो इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज़ पे डिपेंड करता है। इंटरफेज़ के अंदर सेल की ग्रोथ होगी जस्ट, एंड डिवीज़न जो है वो माइटोसिस में होगी। तो इंटरफेज़ के अंदर 3 फेजेस हैं, G1, S फेज़ एंड G2 फेज़। देन M फेज़ स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम इंटरफेज़ को डिस्कस करेंगे। इंटरफेज़ आज के लेक्चर में हम जस्ट इंटरफेज़ को डिस्कस करेंगे। जो M फेज़ है जिसे हम माइटोसिस फेज़ कहते हैं, ये फेज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। The cell grows and makes a copy of its DNA for cell division। इंटरफेज़ में क्या होता है कि सेल की ग्रोथ होगी और सेल जो है वो अपने DNA की रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी DNA की कॉपी बनाएगा फॉर दी सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के लिए न्यूक्लियस का डिवाइड होना ज़रूरी है और न्यूक्लियस की डिवीज़न के लिए DNA का डुप्लीकेशन ज़रूरी होता है। तो DNA को डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर कुछ फेजेस से गुजरना पड़ेगा और सेल के सेल्यूलर कंटेंट्स को ग्रो करने के लिए इंटरफेस होना ज़रूरी है। सो इंटरफेस के अंदर 3 फेजेस हैं। G1 फेज़ पहला फेज़ है और हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ होता है G1 फेज़, जिसे हम गैप 1 फेज़ कह सकते हैं या फिर ग्रोथ 1 फेज़ कह सकते हैं। इस फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक या फिर प्री सिंथेटिक फेज़ कह सकते हैं। पोस्ट माइटोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि G1 फेज़ जो है वो माइटोसिस के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे पोस्ट माइटोटिक कहते हैं। और प्री सिंथेटिक फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि G1 फेज़ जो है वो S फेज़ से पहले वाला पार्ट होता है। सेल ग्रोज ऑन मॉलिक्यूलर एंड ऑर्गेनल लेवल। G1 फेज़ के अंदर सेल की ग्रोथ होगी मॉलिक्यूलर लेवल पर और ऑर्गेनल लेवल पर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, फॉस्फेट है, शुगर्स है, ऑर्गेनल को बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। वो मॉलिक्यूल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी G1 फेज़ में, एंड देन ऑर्गेनल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये सब ऑर्गेनल्स जो हैं इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि DNA की सिंथेसिस के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होते हैं। यहाँ पर टोटली G1 फेज़ के अंदर एंजाइमेटिक फेज़ होता है। ये यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनल लेवल पर काम करते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि DNA के बेस पेयर्स बनाते हैं। DNA के बेस पेयर्स
जो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये बेस पेयर्स होते हैं जिसे हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। और डीएनए की डुप्लीकेशन के लिए ये बेस पेयर्स बनते हैं ताकि डीएनए की नेक्स्ट फेज़ में डुप्लीकेशन हो सके, डीएनए की कॉपी बन सके। सो ये सारी चीज़ें जीवन फेज़ में बनने के बाद सेल की मर्ज़ी होती है कि वो जी नोट फेज़ में जाए या फिर सेल साइकिल को कंटिन्यू करे। ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जी नोट फेज़ में भी जा सकते हैं, जिसे हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। ये रेस्टिंग फेज़ होता है, यानी कि इस फेज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है सेल की यहाँ पर डिवीज़न नहीं होती, यहाँ पर जस्ट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, जिसे हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं या फिर सेल साइकिल अरेस्ट कहते हैं। यानी कि सेल साइकिल जब अरेस्ट हो जाता है, यानी कि सेल साइकिल दोबारा आगे फर्दर मूव नहीं करे और जी नोट फेज़ में ही सेल रह जाए, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं तो उनको हम जी नोट फेज़ कहते हैं। तो जी नोट फेज़ में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसे हम परमानेंट सेल्स कहते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक जी नोट फेज़ में ही रहते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन सेल्स हैं और आइलैंड्स हैं और मायोकार्डियल सेल्स होते हैं जो कि हार्ट मसल सेल्स होते हैं और स्केलेटल मसल सेल्स हैं। इस तरह के सेल्स जो हैं वो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए जी नोट फेज़ में ही रहेंगे, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, बट ये रेस्टिंग फेज़ में ही रहेंगे, इनकी डिवीज़न नहीं होगी। बट कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसे हम स्टेबल सेल्स कहते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स हो गए और पैनक्रियाटिक सेल्स हैं। इन सेल्स की जब ज़रूरत पड़े तो इन सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए। इस तरह की जो सेल्स होते हैं ये जी नोट फेज़ से दोबारा जीवन फेज़ में एंटर हो सकते हैं। तो इनकी डिवीज़न हो सकती है, कुछ मंथ्स के बाद भी हो सकती है, कुछ वीक्स के बाद भी हो सकती है। जब भी ज़रूरत पड़े तो इन सेल्स की डिवीज़न हो सकती है। सेकेंड फेज़ है एस फेज़, जिसे हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इस फेज़ के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होगी, इसी वजह से हम इसे एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। और क्रोमोज़ोम डुप्लीकेट होगा, यानी कि यहाँ पर क्रोमोज़ोम का सिंगल स्ट्रैंड होता है जीवन फेज़ में, और एस फेज़ में भी सिंगल स्ट्रैंड ही रहेगा। बट एस फेज़ जैसे ही कंप्लीट होगा तो इस सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड बनेंगे, जिसे हम कहेंगे कि क्रोमोज़ोम जो है वो अब डुप्लीकेट हो गया है, क्रोमोज़ोम डबल स्ट्रक्चर्ड हो गया है। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर डुप्लीकेट होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल हो गया है, क्योंकि दो क्रोमेटिड्स यहाँ पर हो गए हैं। और इस फेज़ के अंदर जो है वो क्रोमोज़ोम की डुप्लीकेशन हुई है। तो इस फेज़ में क्रोमोज़ोम नंबर कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा, ये बात याद रहे। यहाँ पर क्रोमोज़ोम नंबर सेम ही रहेगा, यानी कि अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोज़ोम है तो 46 क्रोमोज़ोम ही रहेंगे। जस्ट यहाँ पर डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोज़ोम बन जाएगा, सिंगल स्ट्रक्चर से डबल स्ट्रक्चर क्रोमोज़ोम बनेगा एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है G2 फेज़ है, जिसे हम गैप 2 फेज़ कहते हैं या फिर ग्रोथ 2 फेज़ कहते हैं। इस फेज़ को हम पोस्ट सिंथेटिक या फिर प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। पोस्ट सिंथेटिक फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस फेज़ के बाद है, और प्री माइटोटिक फेज़ इसलिए कहेंगे क्योंकि ये माइटोसिस से पहले वाला फेज़ है। तो G2 फेज़ जो है वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को माइटोसिस के लिए। यहाँ पर G2 फेज़ रेडी होगा माइटोसिस के लिए, यानी कि सेल डिवीज़न के लिए रेडी होगा। G2 फेज़ के अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो चुके होंगे और यहाँ पर जो सेलुलर कंटेंट्स हैं, जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज़ हैं और स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, वो नेक्स्ट फेज़ के लिए यहाँ पर सिंथेसिस इनकी कंप्लीट हो चुकी होगी। यानी कि जो सेंट्रोजोम है, स्पिंडल फाइबर्स के लिए सेंट्रोजोम्स का होना ज़रूरी है। एनिमल सेल के अंदर स्पेशली सेंट्रियोल्स जो होंगे वो माइटोटिक फेज़ में ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और उनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स रिलीज़ होंगे, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोजोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचने में हेल्प करते हैं, जो कि हम डिटेल से माइटोसिस के फेज़ में डिस्कस करेंगे। तो G2 फेज़ के अंदर जो है वो स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। इसके अलावा G2 फेज़ के अंदर सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो चुके होंगे। G2 फेज़ के अंदर जस्ट ये रेडी होगा सेल डिवीज़न के लिए, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के लिए ये रेडी होगा। सो माइटोसिस के फर्दर
4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस होगी, देन साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड होगा और यही 2 डॉटर सेल्स जो है वो अलग अलग सेल साइकिल को रन करेंगे। एक सेल जो है वो दोबारा इंटरफेस का पार्ट बन जाएगा और दोबारा से G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ को क्रॉस करते हुए दोबारा से माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक सेल डिवीज़न के लिए यहाँ पर इंटरफेस और M फेज़ से गुजरना पड़ेगा, तब जाके सेल की डिवीज़न होती है। सेल साइकिल में जगह जगह यहाँ पर चेक पॉइंट्स होंगे। जैसे ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ सेल मूव करेगा तो सेल को पहले चेक किया जाएगा कि सेल जो है वो सेल के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सेल के अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, सेल जो है वो आगे रेडी है, सेल आगे की डिवीज़न के लिए मूव कर सकता है या नहीं। तो सेल के अंदर जितनी भी जो करेक्शन है वो पहले यहाँ पर होगी चेक पॉइंट के ज़रिए, देन ही सेल को अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट फेज़ के लिए। तो यहाँ पर हर एक फेज़ के पहले यहाँ पर जगह जगह पर चेक पॉइंट्स हैं ताकि मेक श्योर हो कि ये सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ के लिए आगे जा सकता है या नहीं। सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए, तो ही सेल को जो है वो नेक्स्ट फेज़ तक भेजा जाता है। बट इस तरह से ये सिग्नल्स होते हैं, कुछ केमिकल सिग्नल्स हैं जिसे हम चेक पॉइंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए कम्प्लीटली प्रॉपरली चेक्ड होकर नेक्स्ट फेज़ में जाता है। एक एवरेज सेल के अंदर अगर हम सेल साइकिल की टाइम ड्यूरेशन को काउंट करें तो एक एवरेज सेल जो है वो 24 आवर्स के अंदर सेल डिवाइड होता है, जिसके अंदर 23.5 आवर्स जो है वो इंटरफेस में लग जाते हैं, यानी कि G1 फेज़ के अंदर 9 आवर्स हैं और S फेज़ के अंदर 10 आवर्स की ड्यूरेशन है और G2 फेज़ के अंदर 4.5 आवर्स की ड्यूरेशन है। जबकि माइटोसिस का फेज़ जो है वो बहुत कम होता है। माइटोसिस के अंदर जस्ट न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, तो न्यूक्लियस की डिवीज़न के लिए जो है वो जस्ट 30 मिनट्स या 0.5 आवर्स का डिफरेंस होता है और माइटोसिस हो जाती है। तो माइटोसिस और इंटरफेस दोनों के टाइम ड्यूरेशन को टोटल करेंगे तो 24 आवर्स जो है वो एक एवरेज सेल का टाइम ड्यूरेशन है। ये डिपेंड करता है सेल पर। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड हो सकते हैं। कुछ सेल्स का टाइम ड्यूरेशन कम होता है, कुछ सेल्स का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जस्ट यहाँ पर एवरेज सेल की अगर बात करें तो 24 आवर्स के अंदर एक सेल डिवाइड होता है। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।